जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रश्न कोश ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनुसूचियां हैं। संविधान में जितनी भी अनुसूचियां हैं उनको देखने वाले हैं, शेड्यूल्स हैं जितनी भी उनको देखने वाले हैं। तो संविधान में अनुसूचियां जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थीं या जो कुछ विशेष चीज़ें थीं उनको अनुसूचियों में ऐड किया गया। तो आज हम सारी अनुसूचियाँ पढ़ने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका सारे डाउट, देखिए आपने हर जगह कई जगह पे अनुसूचियाँ पढ़ी होंगी लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे। आज आप पढ़ लेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यूपीएसआई वाले जो बच्चे हैं अगर वो पढ़ लेंगे तो इसी तरह के एसआई में क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो आप देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में मात्र 8 अनुसूचियाँ थी। 9, 10, 11, 12 अनुसूची, इन 4 अनुसूचियों को संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। जो संविधान संशोधन करके इनको जोड़ा गया। जो 9वीं अनुसूची है इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो क्या नाम भूमि सुधार संबंधी जो कानून है वो है 9वीं अनुसूची में। 10 में क्या रखा है, जब संशोधन किया गया तो इसमें दल बदल विरोधी कानून है, ठीक है। और 11 में क्या है, हमारी पंचायतें हैं, और 12 में नगर पालिकाएं। तो इन 4 अनुसूचियों को अलग से जोड़ा गया और 8 अनुसूचियां पहले थी। लेकिन अब वर्तमान में पूछे तो कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 हैं। अगर पूछे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, देखिए ये बात ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो सकता है कि मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अब आइए फर्स्ट अनुसूची देखते हैं। पहली अनुसूची में क्या कहा गया है। जो हमारी फर्स्ट अनुसूची है इसमें कहा गया है, जो फर्स्ट अनुसूची है इसमें कहा गया कि भारतीय राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उसका विस्तार क्षेत्र, जितने भी हमारे राज्य हैं और यूटी हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, यानी यूनियन टेरिटरी हैं, यूटी की बात कर रहा है, ठीक है। संघ मतलब केंद्र की बात नहीं कर रहा। तो भारतीय राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उसका विस्तार की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारे भारत में 28 राज्य हैं टोटल और 8 यूटी हैं। तो 8 यूटी और 28 राज्य, इसके नाम और विस्तार क्षेत्र की बात कर रहा है। दिल्ली से संबंधित एक आर्टिकल याद रखिए दोस्तों, आर्टिकल 239 ए, ठीक है, डबल ए। तो ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी से संबंधित ये आर्टिकल है। दिल्ली से संबंधित पूछ देता है कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है ये किस आर्टिकल में, तो 239 ए है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात कही गई है। तो अनुसूची फर्स्ट हो गई। अनुसूची सेकंड देखते हैं दोस्तों कि जो भारत के संविधान में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते हैं, तो ये वेतन भत्ते एवं पेंशन, ये तीनों चीज़ें जो है ये अनुसूची सेकंड में दी गई हैं। और इसमें किसके किसके वेतन दिए गए हैं, तो देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का वेतन है इसी में, भारत के राष्ट्रपति का वेतन, और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है। उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए। तो जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन होगा कितना होता है, तो आप राज्यसभा के सभापति का ही वेतन बताएंगे जितना उसका वेतन होता है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, न्यायाधीशों के वेतन, जितने भी हमारे न्यायाधीश हैं, चाहे वो क्या नाम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों या हाई कोर्ट के, सबके वेतन वगैरह जो है इस अनुसूची में दिए गए हैं। इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके जो है कैग होता है, जो कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो उनके इसमें वेतन। भारत के न्यायवादी, इसका वेतन दिया गया। भारत का महाधिवक्ता, इसका वेतन दिया गया। लेकिन दोस्तों जो राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते होते हैं तो इसको वेतन और भत्ता नहीं बोला जाता है, इसको उपलब्धियां बोल दिया जाता है। ध्यान रखिए आप लोग, ये बात ध्यान रखिए। जो राष्ट्रपति का वेतन भत्ता होता है इसको वेतन भत्ता नहीं बोला जाता, इसको उपलब्धियां बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए। एक बात और ध्यान रखिए आप लोग कि जो भारत के महान्यायवादी और महाधिवक्ता का जो वेतन होता है वो राष्ट्रपति तय करते हैं। बाकी इतने सभी लोगों का जो वेतन भत्ते हैं ये संसद तय करती है। और जितने भी पदाधिकारियों के वेतन हमने देखे अनुसूची सेकंड में है, तो उन सभी के वेतन भत्ते जो है संसद तय करेगी। लेकिन भारत के महान्यायवादी और महाधिवक्ता का वेतन जो है सिर्फ सीधे राष्ट्रपति तय करेंगे। तो अनुसूची सेकंड हो गई हमारी। अनुसूची थर्ड देखते हैं। ये अनुसूची 3 डाल लीजिए इसमें, अनुसूची थर्ड, ठीक है। तो अनुसूची 3 में क्या है कि जो भारत के विभिन्न पदाधिकारी हैं उनकी शपथ दी गई है। शपथ एवं प्रतिज्ञान जो है उनका इसमें दिया गया है। तो इसमें किनकी शपथ दी गई है दोस्तों, जो संघ राज्य के मंत्री परिषद होती है या मंत्री होते हैं, जो मंत्री परिषद होती है, जो उसके मंत्रियों की शपथ है। राज्यों के मंत्रियों की शपथ है। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के जो है उनकी न्यायाधीशों की शपथ है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ है। और संसद के सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनकी शपथ है। विधानमंडल के सदस्यों की शपथ है। जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके सदस्यों की शपथ है इसमें जो है अनुसूची 3 में। तो अनुसूची 3 में क्या है, भारत के विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात कही गई है। लेकिन दोस्तों जो राष्ट्रपति का वेतन भत्ता तो अनुसूची सेकंड में है, लेकिन अनुसूची
थर्ड में उनकी शपथ की कोई बात नहीं, उसके लिए स्पेशल जो आर्टिकल है आर्टिकल 60, उसमें राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई, उपराष्ट्रपति के शपथ की बात आर्टिकल 69 में की गई, और राज्यपाल के शपथ की बात जो है 159 में की गई, ठीक है, 159 में की गई। तो ये 3 लोगों की आर्टिकल मेनली याद रखिए दोस्तों। आप लोगों को इस तरह से चीज़ें कराते चलेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आपका गड़बड़ ना हो। अगर जो आपने मेरी क्लास देख ली तो वहाँ से क्वेश्चन ना गड़बड़ हो इस तरीके से, क्योंकि हम बहुत PYQ का एनालिसिस करके ही क्लास बनाते हैं। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है, राष्ट्रपति का जो है उसमें शपथ है आर्टिकल 60 में है, और उपराष्ट्रपति की 69 में, और जो है इसकी क्या नाम राज्यपाल, ये अनुच्छेद दोस्तों गलत लिख गया, तो राज्यपाल यहाँ पे कर लीजिए। जो राज्यपाल है, राज्यपाल की जो है, राज्यपाल की जो शपथ है वो 59 में है, ठीक है। राज्यपाल की शपथ किसमें, 59 में है। तो इन तीनों लोगों को देख ली। इसके बाद एक अपवाद है। अपवाद क्या है दोस्तों, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनकी शपथ कहीं भी उन्हें शपथ नहीं दिलाई, उनकी शपथ का कहीं भी उल्लेख है ही नहीं संविधान में, तो उनको ना ही शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए। इसके बाद अनुसूची 4 देखते हैं। अनुसूची 4 में क्या है दोस्तों, अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन है। जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी सीटों का आवंटन है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की सीटों का आवंटन, जितने भी राज्य हैं उनमें सीटों का आवंटन क्या होगा, तो वो किया जाता है। इसके बाद दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं की सीटों पर राज्यसभा का जो आवंटन है, ठीक है, उनका किया जाता है। इससे आर्टिकल अनुसूची जो है 4 के माध्यम से, अनुसूची 4 के माध्यम से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन किया जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा है इनकी सीटों का आवंटन भी किया जाता है, ठीक। अब हम देखते हैं अनुसूची अपनी 5। अनुसूची 5 में क्या कहा गया है, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं तो इनकी विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए। जो अनुसूची 4 है, अनुसूची 5 है, इसमें अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र जो होते हैं उनके विकास के लिए, उनके प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अनुसूची 6, ये ध्यान रखिए, जो शेड्यूल 6 है इसको जरूर ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है बहुत अलग तरीके से बना देता है। इसमें क्या कहा गया है कि कुछ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि अनुसूची 6 में कौन नहीं है। 3 नाम दे दिए, एक कोई और दे दिया, मान लो अरुणाचल प्रदेश दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए एक ट्रिक हमने बनाई, अत्री मेमी। अत्री में अत्री से असम याद रखिए, त्रि से त्रिपुरा याद रखिए, मे से मेघालय याद रखिए और मी से मिजोरम याद रखिए, ठीक है। तो ये अत्री में याद रखेंगे तो शेड्यूल 6 में जो है विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए, तो ये अनुसूची 6 में है। इसके बाद अनुसूची 7 देखते हैं, जो हमारी अनुसूची 7 है। इसमें क्या है, इसमें दोस्तों अनुसूची 7 में जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जो संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जो है संघ राज्य क्षेत्रों के बीच जो है, मतलब संघ राज्यों के बीच जो है केंद्र और राज्य के बीच, ये संघ का मतलब केंद्र है, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो किया गया है। और बंटवारा कैसे किया, 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं, 3 सूचियां बनाई गई हैं। ये तो अनुसूची 7 में, इसी के अंदर 3 सूचियां बनाई गई हैं। कौन कौन सी सूची है, एक राज्य सूची है, संघ सूची है, समवर्ती सूची है। जो राज्य सूची है इसमें 59 विषय हैं, और जो संघ सूची है इसमें 97 विषय हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। समवर्ती सूची है इसमें 52 विषय हैं। निखिल अगर पूछ दे मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में जो है 66 विषय थे पहले, इसके बाद इसमें 100 विषय थे, और संवर्ती सूची में 47 विषय थे। निखिल दोस्तों राज्य सूची के संबंध में जो है अभी हमने तो पढ़ा है, इसमें जो है 59 विषय हैं। जो बेयर एक्ट होता है उसमें 59 विषय ही है, ठीक है। निखिल कहीं कहीं पे 61 भी दिखा रहा है, तो 59 और 61 है, बाकी आप 59 याद रखिए। और जो समवर्ती सूची है इसमें 5 विषय जोड़े गए, ये 42वें संविधान संशोधन से 5 विषय जोड़े गए, ये याद रखिए। जो 5 विषय जो है, जैसे पर्यावरण हो गया, वन्य जीवों की सुरक्षा हो गया, ऐसे करके 5 विषय जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन समवर्ती सूची में जोड़े गए थे, ठीक है। जब 47 विषय थे पहले वर्तमान मूल संविधान में, निखिल 52 विषय हो गए यहाँ पे, क्योंकि 5 ही 42वें संविधान संशोधन से ऐड किए गए हैं। अब अनुसूची 8 देख लेते हैं। अनुसूची 8 में क्या है, इसमें संविधान की भाषाएं हैं, जितनी भी हमारी संविधान की भाषाएं हैं वो अनुसूची 8 में है, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को 14 ही भाषाएं थी। जो हमारा संविधान जब बना था उस समय 14 ही भाषाएं थी। कौन कौन सी थी, असमिया थी, बंगाली थी, गुजराती थी, हिंदी थी, कन्नड़ थी, कश्मीरी थी, मलयालम थी, मराठी थी, ओडिया थी, ठीक है। ओडिया बोल देते हैं, पहले ओडिया था, ठीक, उड़िया था पहले, पंजाबी, फिर संस्कृत, तमिल और तेलुगु, ये 14 भाषाएं, इनके नाम याद कर लीजिए। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया और पंजाबी और संस्कृत, तमिल, तेलुगु, ये 14 भाषाएं थी। लेकिन अंग्रेजी कहीं पे भी नहीं थी।
और ना ही अभी तक अंग्रेजी हमारे संविधान की भाषाओं में ऐड है। अब 3 संविधान संशोधन हुए भाषाओं से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिए। हम एक संविधान संशोधन हुआ 21वां संविधान संशोधन, ये 1967 में हुआ। ये CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये 1967 में हुआ, उस समय सिंधी भाषा जोड़ी गई। इसके बाद अगला संविधान संशोधन हुआ 71 में, 71वां संविधान संशोधन, ये हुआ 1952 में। 71वां संविधान संशोधन 1952 में हुआ, 1992 में हुआ, ठीक है। 21वां हुआ 1967 में, 71वां हुआ 1992 और 92वां हुआ 1993 में। ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत हुई। इसके बाद जो 71वां संविधान संशोधन हुआ उसमें नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी 3 भाषा जोड़ेगी। ये नमक शॉर्ट ट्रिक है, इससे ध्यान रखिए, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, ठीक है। और 92वां संविधान संशोधन हुआ, ये 2003 में हुआ। इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ेगी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ऐसे 3-4 बार हमारे साथ रटिए, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली याद हो जाएगा, ठीक है। और नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, इसके नमक याद कर लीजिए। 71वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके बाद आइए देखते हैं हम अनुसूची अपनी 9, अनुसूची 9 जो है इसमें क्या जोड़ा गया, शेड्यूल 9 जो है इसमें क्या जोड़ा गया। इसमें भूमि सुधार से संबंधित कानून है। अनुसूची 9 में भूमि सुधार संबंधी कानून है। दोस्तों उस समय जब सरकार को जमीन चाहिए होती थी विकास के लिए, तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार के तहत लोग सुप्रीम कोर्ट जाने लगे थे। तो उसी समय ये शेड्यूल 9 आई और संपत्ति के अधिकार से संबंधित इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें डाल दी गई और उनका जो है पुनरावलोकन नहीं हो सकता था। तो अनुसूची 9 हो गई। इसमें क्या था? भूमि सुधार से संबंधित कानून है और ये फर्स्ट संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनके समय जोड़ा गया। इसके बाद देखते हैं अनुसूची 10, इसमें क्या है? इसमें दल बदल विरोधी कानून है। ये दोस्तों राजीव गांधी सरकार में ऐड किया गया दल बदल विरोधी कानून जो है, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में ऐड किया गया। लेकिन दोस्तों इसकी जो है बात बहुत पहले से चल रही थी, क्योंकि विधायक और या सांसद क्या कर रहे थे, जीत के किसी और पार्टी से आ रहे थे और शामिल किसी और पार्टी में हो जा रहे थे। जब उनका मन कर रहा था इस पार्टी में, जब मन कर रहा था इस पार्टी में। तो इसलिए जो है राजनीतिक संतुलन बनाने के लिए कि कोई भी मतलब अपनी विचारधारा के साथ जिस पार्टी के वोट लेके आया है, तो उन लोगों का कम से कम प्रतिनिधित्व, जनता तो पार्टी को देख के वोट दे रही, कैंडिडेट को तो देखती है, लेकिन मेनली वो पार्टी को वोट देख के दे रही है। तो इसीलिए जो है ये दल बदल विरोधी कानून आया कि जो है थोड़ी सी स्थिरता बनाई जा सके राजनीति में और रोज जो है लोग जो है अपना दल ना बदलें। इसमें जो है 1967 में पहला मामला आया दोस्तों। किस वजह से ये ऐड की गई, थोड़ी वजह भी जान लेते हैं। 1967 में पहला मामला आया, हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल। तो जो गयालाल थे, इन्हें एक दिन में 3 बार पार्टी बदली। अब समझिए दोस्तों कितनी बुरी स्थिति हो गई थी कि एक दिन में ये 3 बार इन्होंने पार्टी बदली। और उसी समय एक मुहावरा प्रचलित हुआ कि आया राम गया राम की राजनीति प्रचलित हो गई भारतीय राजनीति में। आया राम गया राम, ठीक है। हम लोग मुहावरे की भाषा में कह भी देते हैं कि आया राम गया राम, अगर कोई पलटू टाइप का आदमी है। तो ये दोस्तों पहला मामला आया था। उसी के बाद जो है कई और मामले आए। तो जो है लोकसभा को या हमारी संसद को लगा, उसने जो है एक समिति बनाई, यशवंत राव की समिति बनाई और यशवंत राव की समिति के माध्यम से उनकी अध्यक्षता में जो है कुछ जो है रिपोर्ट पेश करने की बात कही। उससे पहले दोस्तों एक चार समिति बन चुकी थी। तो चार समिति ने भी बोला था कि ये दल बदल विरोधी कानून होना चाहिए। इसके बाद हमारी अनुसूची जो है 11, अनुसूची 11 काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 से जोड़ी गई और इसमें जो है पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायतें हमारी संविधान में पहले भी थी, आर्टिकल 40 में डीपीएसपी में जो पंचायतों को पहले से ऐड किया गया था। लेकिन जो पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा मिला वो जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 में मिला, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी, इनकी सरकार में ऐड किया गया। बात तो बहुत पहले से चल रही थी, 1-2 बार और इसके लिए क्या नाम विधेयक आया था लोकसभा में, लेकिन उस समय ये जो है संवैधानिक दर्जा नहीं मिल सका। लेकिन कुछ समय बाद जो है 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद दोस्तों जो है इसमें 29 विषय हैं। पंचायतों में टोटल 29 विषय हैं, ध्यान रखिए आप लोग। और 29 विषय कौन कौन से, उनको जरा देख लेते हैं दोस्तों। इन विषयों से रिलेटेड पूछ देता है कि जो है पंचायतों में कौन सा विषय है। ये देखिए ग्रामीण एक व्यक्ति हैं, उन्हीं के माध्यम से लगा दिया पंचायतें, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ही पंचायतों का गठन किया गया। इसमें दोस्तों 29 विषय हैं।
कौन कौन से विषय हैं इसमें? कृषि संबंधित है, कृषि का विस्तार है, महिला कल्याण की बात है, मछली पालन है, लघु वन उत्पादन है, परिवार कल्याण की बात है, और गैर परंपरागत ऊर्जा जो है, ठीक है, उसको है, ग्रामीण आवास की बात है, पेयजल की बात है, पानी पीने की, स्वच्छ पानी की बात है। इसके बाद मीडिया और मेले की बात है, मंडियाँ मतलब मीडिया नहीं, मंडियों की बात करेगी, मेले की बात करेगी जो ग्रामीण क्षेत्र के। पशुपालन है इसी में, ठीक है, डेयरी है, मुर्गी पालन है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी पंचायतों में आता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम ये भी पंचायत। प्रौढ़ एवं अनैतिक जो अनौपचारिक शिक्षा है, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, जैसे अभी दोस्तों जो है कुछ समय पहले जो है हमारे जो काफ़ी मतलब एजेड व्यक्ति थे, 15 से लेकर 35 एज जिनकी हो गई थी और उन्होंने अभी तक जो है लिखना पढ़ना तक नहीं सीखा था, तो उनके लिए भी जो है कुछ कार्यक्रम हमारे प्राथमिक विद्यालयों में चलाए गए थे। तो ये प्रौढ़ एवं औपचारिक शिक्षा ये पंचायतों के अंदर ही आते हैं। इसके बाद दोस्तों जो है पंचायतों में पंचायत स्तर पर पुस्तकालय, इसके बाद खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग ये भी पंचायतों में आते हैं। ईंधन और पशु चारे की व्यवस्था ये भी पंचायतों में आते हैं। सामाजिक वानिकी एवं फार्म फॉरेस्ट्री ये पंचायतों। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये दोस्तों जो कोटे से संबंधित प्रावधान है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो इस समय फ्री राशन की व्यवस्था चल रही है, ठीक है, ये भी पंचायत के अंदर आता है। इसके बाद पंचायत स्तर पर तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा आती है, और ग्रामीण विद्युतीकरण एवं जिसमें बिजली की सप्लाई भी शामिल है, लघु सिंचाई वगैरह, जल की व्यवस्था, ठीक है, ये पंचायतों में। भूमि सुधार संबंधी जो है चकबंदी वगैरह ये पंचायतों के अंदर आती। सामुदायिक संपत्ति पंचायतों की है, इसकी देखभाल रख रखाव जो है पंचायतों के अंदर। शिक्षा या जिसमें प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा ये प्राइमरी पंचायतों के अंदर आता है। लघु उद्योग जो कृषि उत्पादन और प्रोसेस से संबंधित हैं। सड़कें जैसे पुल या राजभाई मतलब छोटी छोटी सड़कें नहीं, जैसे खड़ंजे वगैरह गांव में बनते हैं वो पंचायतों के अंदर आते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य और स्वच्छता वगैरह जो है पंचायत स्तर पर जो भी अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी व्यवस्था इसमें आती है। समाज कल्याण जिसमें दिव्यांग मंदबुद्धि व्यक्तियों का कल्याण है वो भी जो है पंचायतों के अंदर आता है। और कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण के लिए, अनुसूचित या जनजातीय वर्ग के लिए लोक कल्याण की जो वो भावना है ये भी जो है पंचायत के विषय में आती है। तो ये हमारे 29 विषय हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो याद रखिए आप लोग, बाकी पढ़ लीजिए एक बार आपका हो जाएगा है। अनुसूची 12 इसमें क्या है दोस्तों? अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं जैसे पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, ऐसे नगर पालिकाओं को जो ही 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसे भी जो है संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और इसमें 18 विषय थे। ये 18 विषय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछे गए, एक बार ग्रामीण वाले ना पूछे ये जरूर पूछता है, ठीक है। इसमें जो है 12वीं अनुसूची में 18 विषय। इसमें क्या कहा गया? जो नगर के विकास की समग्र योजना जो पंचायतों के पास है, जन सुविधा केंद्र हो गई, इसमें जो है जन्म प्रमाण पत्र वगैरह है, ठीक है, और जो है सड़क पुल या पुल वगैरह है, जो मलिन बस्तियों की साफ सफाई वगैरह है वो भी। अग्निशमन सेवा जो है दोस्तों, हम आग बुझाने के लिए जो अग्निशमन सेवा है ये भी पंचायतों का ही विषय है, ठीक है। और स्ट्रीट लाइट वगैरह ये पंचायतों का विषय है। कूड़ा कचरा सफाई वगैरह पंचायतों का विषय है। नगर आर्थिक सामाजिक विकास योजना पंचायतों का विषय है। शवदाह वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो देखा होगा स्वर्ग वाहन करके एक गाड़ी आती है जो उसमें जो है किसी का शव वगैरह जाता है, तो वो भी पंचायतों का विषय है और उसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद नगर पर्यावरण संरक्षण, पौधे लगाना ये पंचायतों का विषय है। शहरी गरीबी को खत्म करना, नगर सांस्कृतिक शैक्षणिक सुंदरीकरण ये पंचायतों, ये सारे 18 विषय आप लोग एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो अनुसूचियों से रिलेटेड था, तो अनुसूचियों के सारे टॉपिक हमने कंप्लीट करी, जितनी भी अनुसूचियाँ हमारी 12 की 12 अनुसूचियाँ करी, और हमने देखा किस तरह से हमारी सारी अनुसूचियों में क्या क्या दिया गया था, वो किस तरह से क्वेश्चन बन रहे थे। तो दोस्तों आज की क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद, और सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।